अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा कामरान। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स लेकर आते हैं और एक्टिविटीज़ लेकर आते हैं जो कि ट्विन सिटीज़ में हो रही होती हैं। ना सिर्फ ट्विन सिटीज़ में बल्कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत होती है हम वहाँ पहुँचते हैं। और यही वजह है कि आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपना ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आज की जो हमारी शख्सियत होंगी वो हैं पीटीआई की सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं आमिर मुग़ल साहब। इनसे आज हम बहुत से क्वेश्चंस करेंगे और उनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे, और स्पेशली करंट सिचुएशन में कोरोना वायरस के हवाले से इनकी तरफ से क्या क्या इक़दाम हो रहे हैं। और दूसरी बात हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि इनके नुक्ता नज़र में क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मज़ीद जो है वो सामने लेकर आने की ज़रूरत है और उनके हल की ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ मौजूद होंगे आमिर मुग़ल साहब, और आज हम उनसे ये तमाम सवालात पूछेंगे। और स्पेशली जो कि ठल्ला सईदा का जो इशू हुआ अभी, उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। G14 1 2 3 4 जितने भी एरियाज़ बीच में आते हैं, G15 का भी तस्करा करेंगे। वो तमाम चीज़ें जो कि आप जानना चाहते हैं आज हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो हम आप तक पहुँचाएँगे। और आमिर मुग़ल साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कोरोना जो है ये एक आलमी वबा है और इससे पूरी दुनिया मुतासर हुई है। जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो पाकिस्तान तो एक गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में जिसका शुमार होता है, जिसकी मईशत कमज़ोर है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, उसके बावजूद हमारी कौम ने और हमारी हुकूमत ने, बिलखसूस हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, इसको फेस किया है, तो मैं इस कौम को भी दाद देना चाहता हूँ कि कौम ने इस मर्ज़ का, इस वबा का जुर्रत से, बहादुरी से मुकाबला किया है। बेशक हमसे बहैसियत कौम, बहैसियत एक नेशन हमसे कुछ गलतियां भी हुई हैं, हम कुछ एहतियातें नहीं भी करते हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान की हुकूमत ने, कौम ने बहादुरी से इसका मुकाबला किया है। और मैं बिलखसूस जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन पे आके लड़े हैं अपनी जान की परवाह किए बग़ैर, डॉक्टर्स के साथ साथ जो हमारी इंतज़ामिया है, मैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तारीफ़ करूँगा, जो हमारी पुलिस है, यानी कि हर शोबे ने इसमें अपना रोल अदा किया है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जिस तरह ये एक ऐसा बुरान है जिसमें पूरी दुनिया गिरफ़्तार है, सिर्फ पाकिस्तान गिरफ़्तार नहीं है, और बहुत पूरी दुनिया से मुतासर हुई है। गवर्नमेंट ने इसमें लोगों की बड़ी हेल्प की है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार करोड़ों घरानों को इतनी बड़ी इमदाद 12,000 रुपये की जो है, इससे पहले एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लें कि इतनी बड़ी इमदाद इतने बड़े पैमाने पर लोगों की नहीं की गई। तो बहरहाल ये इस वबा का असर है, इसका हमारी मईशत पे असर पड़ा है, पूरी दुनिया पे असर पड़ा है, लेकिन बहैसियत कौम और गवर्नमेंट ने इसमें एक अच्छा रोल अदा किया। ठीक है। अच्छा आमिर मुग़ल साहब, वैसे भी माशाल्लाह से बड़े एक्टिव रहे हैं, ठीक है, और अपने इलाके में भी आपका माशाल्लाह से एक बड़ा नाम है, ठीक है, लोग आपको जानते हैं, आपके काम की वजह से जानते हैं। और मुझे ये बताइएगा, आजकल जो करंट सिचुएशन चल रही है, पीटीआई पे बहुत से जो है वो ब्लेम्स भी हो रहे हैं, ठीक है, तो ब्लेम गेम जिसे हम कहते हैं वो खेली जा रही है। तो आप उसमें क्या समझते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो किस हद तक जो है वो सही जा रही है? देखें जी, हमारी पार्टी जो है वो मैं तो देखें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आइडियल सिचुएशन या एक आइडियल परफॉर्मेंस, उसमें कोई डाउट नहीं कि हमारी कोई आइडियल परफॉर्मेंस नहीं है हमारी गवर्नमेंट की, लेकिन अगर हम इसको कंपैरिजन करें, कंपैरेटिवली हम पिछली गवर्नमेंट्स के इसका करें तो हम बड़े अच्छे जा रहे हैं। और उसकी जो बुनियादी रीज़न है आइडियल परफॉर्मेंस ना होने की, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूटा हुआ मिला है। कोई इदारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा। हेल्थ का शोबा आप देख लें, आप पुलिस का शोबा देख लें, आप रेवेन्यू का शोबा देख लें, आप पाकिस्तान का कोई डिपार्टमेंट उठा लें, जब आपकी सारी भर्तियां नॉन मेरिट पे हुई हैं, रिश्वत पे हुई हैं, और जिसमें किसी मेरिट का लिहाज नहीं रखा गया और नाअहल लोगों को लगाया गया है, तो बड़ा इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए हमें आइडियल परफॉर्मेंस देने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस उनसे बुरी है। अगर उनसे कंपैरिजन करें, पिछली दो ख़ुसूसन अदवार 2008 से 13 और 13 से 18, तो हम उन दोनों से बेहतर जा रहे हैं। ठीक है।
मुझे बताइएगा, आजकल जो एक इशू चल रहा है PIA का, ठीक है जी। और बहुत से पायलट्स जो हैं वो उसमें जो है जिनके लाइसेंस जो हैं वो मनसूख भी हुए हैं, ठीक है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, असल में फिर वही बात आती है कि ये पायलट जो थे वो जैली डिग्रीज़ पे और जैली डिप्लोमाज पे किस तरह भर्ती हो गए। यही तो इस मुल्क का अलमिया है कि यहाँ जिस वक्त भी किसी इदारे में किसी भी लेवल की भर्ती का वक़्त आता है तो मेरिट को साइड पे रख के अपने मंजूर नज़र अफराद को या तो बतौर सियासी रिश्वत कोई नौकरी दी जाती है या उनसे पैसे लेके उनको नौकरी दी जाती है। तो जब तक ये हम सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, हर काम हर इदारा मेरिट पे नहीं जाएगा, तो ये इशू सामने आते रहेंगे कि अब देखें मतलब कितनी बदनामी की बात है कि जब एक बंदा कोई एयर बस चला रहा होता है तो 2-4-600 ख़ानदान उसके साथ सफ़र कर रहा होता है, तो वो बिलियंस के वो एसेट पे बैठा होता है जिसको एयर बस को वो चला रहा होता है, तो वो सब रिस्क पे है इसलिए कि आपने चेक ही नहीं किया और रिश्वत या सिफारिश पे आपने एक बंदे को पायलट भर्ती कर लिया। जब कोई पायलट कोई एयर बस चलाता है तो 400-600 ख़ानदान उसके साथ सफ़र कर रहा होता है। हम किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एयर बस एक ऐसे शख्स के हवाले कर दें जिसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो जैली डिग्री और जैली डिप्लोमे पे एयर बस चला रहा है। तो ये बदनुमा दाग पाकिस्तान के चेहरे पे इन दो बड़ी पार्टियों के लगाए हुए हैं, नून लीग के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताइएगा आमिर साहब, अभी हम पिछले दिनों सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे कुछ एक ऐसी एक्टिविटी हुई जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई और आप भी उसमें फुली इंडल्ज थे, इन्वॉल्व थे और इस चीज़ को पीसफुली करना चाहते थे। मैं बात कर रहा हूँ ठला सईदा के एरिए की, G14 की। तो वहाँ पे क्या हुआ, किस तरह से हुआ, आप कुछ बताना पसंद करेंगे हमें? अच्छा, मैं थोड़ा सा ना जी, ये बिल्कुल अनलकीली ये कोई 30 जून को ये वाक़या हुआ है। थोड़ा मैं आपको इसकी बैकग्राउंड समझाता हूँ। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखें कि हमारे वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने अभी ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाला मामला हुआ है, जो उस पर हमला हुआ है, तो उन्होंने एक बयान दिया है कि ये जो टेररिस्ट हैं इनके कुछ स्लीपर सेल्स हैं जो कि उनको कुछ अरसे बाद वो एक्टिव करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, इसमें भी ये स्लीपर सेल्स हैं जो नवाज शरीफ के और पीपल्स पार्टी के हैं, जो चाहते हैं कि इस मुल्क को और इस ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को तबाह किया जाए या इस गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए। तो ये 30 जून का वाक़या भी इन स्लीपर सेल्स की कार्रवाई है। ये हुआ इस तरह जी कि मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूँ। 2005 में G14 का अवार्ड ICT ने किया। उस वक्त हाउसिंग जो है वो अथॉरिटी नहीं थी, फाउंडेशन थी। उन्होंने अवार्ड किया ज़मीन का, लोगों को उनकी ज़मीनों की एक कीमत लगाई कि ये कीमत आप ले लें। 3 गांव उसमें आते हैं, मौज़ा ठल्ला सईदा, छैलो और जंगी सईदा। तीन मौज़ात जो हैं वो इस G14 में फॉल करते हैं। सबसे पहले उन्होंने ठल्ला सईदा की BUP का अवार्ड जो है वो 2014 में किया। 2012 में जवाद पाल जो कलेक्टर थे इस्लामाबाद के, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जिसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हम इनको 35-70 का जो है वो प्लॉट अलॉट करेंगे G15-3 में। यानी कि इनको कंपनसेशन, ज़मीन की कंपनसेशन तो हुई, कैश में मिल गई। जो मकान है उनकी कंपनसेशन ये होगी, जिस तरह पहले भी प्रैक्टिस है पूरे इस्लामाबाद में, कि इनको मकानों का मुआवजा दिया जाएगा पैमाइश करके, और मकान के नीचे जो ज़मीन है उसके बदले इनको प्लॉट अलॉट किया जाएगा G15-3, वो भी जंगी सईदा में ही है, और वहाँ पे इनको 35-70 का प्लॉट दिया जाएगा। अब ये अवार्ड होता है 2014 में, और ये अवार्ड हाई कोर्ट के हुक्म पर मज़र मिनास कमीशन करता है। अब उसमें वो 406 लोग जो घर बने होते हैं, 406 घरों को लीगल करार देकर A लिस्ट में डाल देते हैं और 478 घरों को इलीगल करार देकर B लिस्ट में डाल देते हैं। लेकिन साथ ही कमीशन अपनी फाइंडिंग में या ऑर्डर में ये लिखता है कि अगर कोई ओल्ड एंड जेन्युइन मिसिंग है हमारे इस अवार्ड में से, तो हाउसिंग उसके लिए एक सप्लीमेंट्री अवार्ड कर दे। हाउसिंग ने 2017 में ICT की मदद से ये अवार्ड किया, सप्लीमेंट्री अवार्ड, और 123 लोगों को ओल्ड एंड जेन्युइन करार दे के C लिस्ट जारी कर दी। अब एक है A लिस्ट जो अकॉर्डिंग अवार्ड लीगल लोग हैं, एक है B लिस्ट जो अकॉर्डिंग अवार्ड
इलीगल लोग हैं, और एक है सी लिस्ट जो अकॉर्डिंग अवार्ड लीगल लोग हैं। तो ये 406 प्लस 123 ये हुए 529 लोग जिनको इन्होंने खुद लीगल करार दे दिया। अब पीछे बचे 478 लोग। अब गांव के लोगों का ये मौक़िफ़ है, या वहाँ की कमेटी का, जो मुतासिरीन की कमेटी है, उसका ये मौक़िफ़ है कि आपने बहुत सारे लीगल लोगों को या लीगल घरों को इलीगल कर दिया है और इलीगल को लीगल कर दिया है। तो वो कुछ 100 के करीब लोगों का ये मुतालबा था, 100 के करीब BUPs का, घर वालों का ये मुतालबा था कि हमें आप सुने, रिव्यू करें, हमारे प्रूफ देखें। अगर हमारे नाम ज़मीन है, हमारा नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, अगर हमारा गूगल में भी आ रहा है और हमारे नाम बिजली के बिल हैं, तो इट मीन्स हम मुकामी हैं, तो हमें भी आप कंसिडर करें। तो इस मामले में असद उमर साहब इन्वॉल्व हुए, असद उमर साहब की हिदायत पर अली वान साहब इन्वॉल्व हुए और मैं इन्वॉल्व हुआ। हम असद उमर के नुमाइंदे की हैसियत से इसमें इन्वॉल्व हुए। हमने मुतासिरीन की कमेटी को बिठाया, उनके जो प्रेसिडेंट हैं मुतासिरीन की कमेटी के अदील शाह साहब, उनको बिठाया, और हाउसिंग के अफसरान बैठे, DG इनकी DC डॉक्टर सताइश बैठी, हमने इनको आमने सामने बिठाया। वहाँ असद उमर साहब ने हमारा ये तय करवाया कि जो इन्होंने 35-70 के प्लाट कमिट किए हुए हैं G15-3 में, इस पे हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस का वाज़े आर्डर भी मौजूद है कि इन लोगों को वहाँ पे G15-3 में प्लाट अलाट करके यहाँ से इनसे कब्ज़ा लें और इनके मकानात का मुआवजा अदा करके लें। तो ये तो वो 529 लोग हो गए। अब जो इन्होंने इलीगल करार दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से 100 के करीब लोगों का ये दावा है, 85 वो हैं जिनका ये दावा है कि हमें बी कर दिया गया, और 15 के करीब वो हैं जिनका दावा है कि हमें सिरे से कंसिडर ही नहीं किया गया। उसका हल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हाउसिंग ने और मुतासिरीन की कमेटी ने ये निकाला कि वो अपना एक तहरीरी आपस में एग्रीमेंट कर लें हाउसिंग के साथ, और एक वीडियो साथ रिकॉर्ड कर लें कि हमारे केसेस चल रहे हैं मुतलका कोर्ट्स में या मुतलका फोरम्स में। अगर हम केस जीत जाते हैं, वहाँ इनफ प्रूफ दे देते हैं कि हम वाकई यहाँ के रहायशी हैं, तो फिर हाउसिंग हमें प्लाट अलाट करने का पाबंद होगा। अगर वो वहाँ से हम केस हार जाते हैं तो ठीक है, अब मकान अभी गिरा देते हैं वॉलंटियरली। ये सारी चीज़ें तय करवाने के बाद असद उमर साहब ने, मैंने, अली वान ने, हमने इनका आपस में तय करवा दिया। फिर तय ये हुआ कि 2 नुमाइंदे जो हैं वो मुतासिरीन के और 2 हाउसिंग के जाके, जो सबसे पहले इलीगल जिनको इन्होंने करार दिया हुआ है लेकिन उन लोगों का दावा है कि हम लीगल हैं, इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक तहरीरी मायदा करवा के उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके और उनको फिर वो वॉलंटियरली ख़ुद डिमोलिश कर देंगे। मीनवाइल इन्होंने अभी तक G15-3 जहाँ इनको कंपनसेट करना है, वहाँ इन्होंने अभी तक पोजेसन नहीं लिया हाउसिंग ने, वहाँ अभी तक कोई इन्होंने डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो अब इनका मौक़िफ़ ये था कि ये लोग यहाँ से घरों को उठाएं और गायब हो जाएं। तो प्रैक्टिस ये है कि मुतासरीन के या मालिकान के घर गिरा के उनको 20-20 साल ख्वार किया जाता है। तो इनका मौक़िफ़ ये था मुतासरीन का कि जब तक हमें वहाँ पे आप प्लाट का कब्ज़ा नहीं देते, हम क्यों मकान अपना गिराएं यहाँ पे। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि 2800 कनाल मौज़ा ठला सीधा एक्वायर हुआ है, 2500 कनाल का कब्ज़ा लेकर हाउसिंग डेवलप करके अलाटीज़ को अलाट कर चुकी है और वहाँ वो मकानात बना चुके हैं। आप जाके देख सकते हैं, तेज़ी से मकान बन रहे हैं। तो अब झगड़ा सिर्फ 300 कनाल का वो है जहाँ गाँव की आबादी है। इसमें एक आबादी दे होती है, आपने जहन में रखना है। उसका अभी सिरे से अवार्ड ही नहीं किया हाउसिंग ने, वो भी उन्होंने कहा जी हम इसका अवार्ड भी करते हैं। अब ये सारी चीज़ें तय हो गई। असद उमर ने, मैंने और अली वान ने, हमने इनसे कहा हाउसिंग वालों से कि हम मुतासरीन के भी नुमाइंदे हैं और अलाटीज़ के भी नुमाइंदे हैं, हम तो दोनों के नुमाइंदे हैं। अलाटीज़ भी पाकिस्तान के शहरी हैं, मुतासरीन भी पाकिस्तान के शहरी हैं। अलाटीज़ से 40-40 साल पहले हाउसिंग अरबों रुपए की रकम लेकर, और उनकी अयाशियों पे आप इनके जाके ज़रा इनके ऑफिस देखें और इनके स्टाफ देखें, इनकी गाड़ियाँ देखें, ये करोड़ों रुपए तो सिर्फ तनख्वाहों की मद में खा रहे हैं। तो ना तो ये अलाटीज़ को कब्ज़ा देना चाहते हैं, ना मुतासरीन को मुतबादल कब्ज़ा देना चाहते हैं। अब ये सारी चीज़ें तय हुई जब हमने, इमरान खान जिस दिन से गवर्नमेंट में आया वो तो कह रहा है एक झुग्गी वाले की झुग्गी नहीं उठानी है आपने। तो तुम किस तरह एक बंदे का घर गिरा सकते हो जब तुमने उससे रिटर्न एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम तुम्हें प्लाट देंगे, तुम्हें मकान का मुआवजा देंगे। जहां आपने कंपनसेट करना है, G15-3 में प्लाट देना है, वहां आपने अभी तक कब्जा नहीं लिया, वहां आपने अभी तक डेवलपमेंट नहीं की। आप खुद जाएँ, मीडिया को लेके जाएँ, G15 दिखाएं लोगों को कि G15-3 में किस जगह उन्होंने डेवलपमेंट किया कि यहाँ से लोगों के घर गिरा के वहाँ जाना चाहते हैं। अब ये आखिरी इनकी मेरी मुलाकात 28 जून को संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, मुझे वसीम बाजवा ने अपने ऑफिस में बुलाया
वहाँ इसके साथ ही इसकी डीसी डॉक्टर सताइश थी, कुछ 4-5 अफसरान थे। वहाँ दोबारा रिव्यू किया गया कि ये चीज़ें हमने मुतासरीन के दरमियान और हाउसिंग के दरमियान तय की हैं, इस पे 1-2 दिन में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। 30 जून को मुझे 11:30 बजे फ़ोन आई पहले वहाँ से लोगों की कि डीसी साहिबा जो है वो बुलडोज़र और पूरा स्टाफ लेके आ गए हैं कि मैंने घर गिराने हैं। मैंने इनके डीजी से रब्ता किया, मेरे पास डीजी का रिकॉर्ड मौजूद है कॉल का। मैंने कहा डीजी साहब परसों हमने तय किया है कि पीसफुली सारा काम करेंगे। डीजी साहब कहते हैं वो मुझे नहीं पता ये क्यों आ गई हैं, इन्होंने आपसे रब्ता नहीं किया। मैंने कहा ना मेरे से किया, ना मुतासिन की कमेटी से किया, ना असद उमर से किया, ना अली अवान से किया। और मैं खैर वहाँ चला गया। मुझे असद साहब ने कहा तुम वहाँ पर जाओ बात करो। मैं 2-2.5 घंटे मैडम को समझाता रहा कि मैडम आप गलत कर रही हैं, हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है वाज़ेह कि इन लोगों को वहाँ पे प्लाट अलाट करके यहाँ से घर गिराए जाएँ। तो वहाँ आपने अभी कोई डेवलपमेंट ही नहीं की। प्लाट तो तब अलाट होता है कोई डेवलपमेंट करें, कोई गली बनाएं, कोई सड़क बनाएं, कोई पानी लगाएं, कोई बिजली लगाएं, कोई स्कूल बनाएं, कोई हॉस्पिटल बनाएं। कोई आपने डेवलपमेंट ही नहीं की। आप किस तरह इन लोगों को उठा सकती हैं यहाँ से? मैडम का एक ही बात थी, मेरे डीजी का हुक्म है तो मैं इसको गिरा के जाऊँगी। मैंने 2-2.5 घंटे मैडम को भी रोका, मुजाहिरीन को भी रोकने की कोशिश की। अब आप ये एक चीज़ जहन में रखें कि एक तो वो उसमें जेन्युइन लोग थे जो गांव के मुतासरीन थे, मालकान थे। एक उनमें कुछ शरपसंद अनासर भी आ गए थे जिनका मकसद सिर्फ ये था कि हम गवर्नमेंट को बदनाम करें। असद उमर गारंटर है, आमिर मुगल गारंटर है, अली अवान गारंटर है, मुतासरीन की कमेटी गारंटर है कि जो एग्रीमेंट हुआ है, जो अवार्ड हुआ है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो जवाद पाल ने आपके साथ रिटर्न एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप गांव के लोगों को 35-70 का प्लाट दे के, कंपनसेशन दे के, उनके घरों का मुआवजा दे के यहाँ से डिमोलिश करेंगे, रिमूव करेंगे। गांव वाले जाने को तैयार हैं, लेकिन डीजी साहब ने और डीसी साहिबा ने शायद कोई ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनकी इनके साथ थी। और फिर शाम को FIR हुई तो उसमें मेरा नाम भी डाल दिया। एक बंदा असद उमर के नुमाइंदे की हैसियत से आपसे 2.5 घंटे जाके मुज़ाकरात करता है। 10 मीटिंग्स हम पहले कर चुके हैं, मैं डीजी और डीसी के साथ। और उस दिन भी जाके सिर्फ आपको सारी वीडियोस मौजूद हैं, जो मेरी इनसे बातचीत हो रही है सबकी वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं। और रात को FIR ये हो रही है जी कि आमिर मुगल एक बहुत बड़ा मजमा लेके आया और उसने आके हमला कर दिया और 324 की दफ़ात लगा दी। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अब इन्होंने एक और नोटिफिकेशन G12 और F12 का भी किया है। मेरे का मेरा जाफ़र है, जिसमें मेरा अक्कू है और हमारा ये दरेक मोरी है, ये काफ़ी सारे देहात हैं। अब वहाँ की सिचुएशन डिफरेंट है। G14 वालों ने तो आपके वार्ड को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है हम ज़मीन दे रहे हैं। मकानों की जो BUP का वार्ड जिसको हम बोलते हैं, ठल्ला सईदा का हो चुका है, छैलों का और जंगी सईदा का भी नहीं हुआ। ओ भाई, मेरे में लोग आपके वार्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आप पहले मेरे वालों से पूछ तो लो कि वो अपनी ज़मीन आपको देना चाहते भी हैं कि नहीं। दूसरी बात, मैं असद उमर साहब ने, मैंने, हमने ये और पूरी टीम, जितने हमारी देहातों की टीम है, आज़म खान है हमारे मुतासिन कमेटी के चेयरमैन हैं असद उमर साहब की तरफ से, फरजान शाह साहब हैं हमारे बड़े इस्लामाबाद के जो हैं वो पुराने लीडर हैं, और मलिक इम्तियाज़ साहब हैं, जमशेद मुग़ल साहब हैं, सैयद तौकीर शाह साहब हैं, चौधरी जहांगीर साहब हैं, मलिक उस्मान साहब हैं। ये जो मुतासिन की कमेटी है और जितने बाकी हमारे नुमाइंदे हैं मुतासरीन के, हमने अवाम से ये इलेक्शन इस वादे पे लड़ा है कि हम आपकी ज़मीन कोई ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। अच्छा आमिर मुगल साहब, मुझे बताइएगा इस मामले में जो है PTI की कोर कमेटी जो है वो किस हद तक आपको सपोर्ट कर रही है? असद उमर साहब किस हद तक आपके साथ जो है कांटेक्ट में हैं ताकि इस मसले को जल्द से जल्द जो है वो हल किया जाए, क्योंकि स्पेशली आप FIR में भी जो है वो नामजद हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, बिल्कुल हमारी पार्टी की आदत जो है वो इससे आगाह है। सबसे पहली तो बात यह है कि ये हमारे वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब का अपना हल्का है और हमने लोगों से इस नारे पर, इस एतमाद पर वोट लिए हैं कि हम मालिकान इस्लामाबाद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन मुझे असद उमर साहब ने बुलाया है, आज भी मेरी उनसे मीटिंग है और उन्होंने वज़ीर दाखिला को और IG से ये बात की है कि इस FIR को मेरिट पे इंक्वायरी करके ख़ारिज किया जाए, जो कि इसमें उन्होंने एक झूठा इंसिडेंट बना के झूठे नाम डाले हैं। दूसरी बात यह है कि सैफुल्लाह नियाज़ी जो हमारे पार्टी के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, जुल्फ़ी बुखारी जो हमारे मामले ख़ुसूसियाँ हैं, मेरा उन दोनों से रब्ता हुआ है तो उन्होंने मुझसे पूछा है, मैंने उनके भी इल्म में ये बात लेकर आया हूँ कि इस्लामाबाद की आवाम की अगर ज़मीन चाहिए किसी भी इदारे को, ख्वाह वो CD है, ख्वाह वो हाउसिंग है,
अवाम उनके साथ तावन करने को तैयार है, लेकिन अवाम की शराइत पर, अवाम की मर्ज़ी से हम इस्लामाबाद के अवाम के हकूक़ का ना सौदा करेंगे और ना किसी को इनके हकूक़ पामाल करने देंगे। अच्छा आमिर मुगल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी गाड़ी को भी जो है वो नुकसान पहुँचे सारे मामले में, और आप वहाँ पे ख़ुद भी मौजूद थे और वहाँ के इलाके मुकीन के साथ मिलकर जो है वो आप इस मसले को पीसफुली हल करना चाहते हैं, लेकिन हालात जो है वो किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इस सारे मामले में जहाँ पे आपकी पीटीआई की कोर कमेटी असद उमर साहब भी जो हैं वो आपके साथ जो हैं वो इन कांटेक्ट हैं। सो मुझे ये बताइए कि सारे मामले को जब आपने अपने जो हुकाम बाला हैं उनको भी बताया होगा कि इस तरह से मेरी गाड़ी को भी नुकसान पहुँचा और मुझे भी वहाँ पे जो है वो इस तरह से बैडली डील किया गया, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मैं तो इस मामले में ऑन दी बिहाफ ऑफ असद उमर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मालकान इस्लामाबाद, मैं इसमें कोई पिछले, वैसे तो मैं 5-6 माह से इन्वॉल्व हूँ, लेकिन पिछले 15-20 दिन से बहुत डीपली इन्वॉल्व था। मेरी और अली नवाज अवान की असद साहब ने जिम्मेदारी लगाई थी कि आप बैठ के इस मामले को मुतासरीन और हाउसिंग के दरमियान पीसफुली सॉल्व करवाएं। गवर्नमेंट को, इमरान खान को, असद उमर को, हमारी पार्टी को, पीटीआई को बदनाम करने के लिए तो एफआईआर भी मेरे ऊपर दे दी। आप कोई एक फुटेज निकाल के लाओ, कोई एक वीडियो निकाल के लाओ कि मैं मजमे को कह रहा हूँ कि इनके ऊपर हमला कर दो। और शबीर तनोली साहब SHO इस झगड़े से पहले भी 2 घंटे हमारे साथ रहे हैं, झगड़े के बाद भी आप उनकी वीडियो देखें, मेरे पास वीडियोज़ हैं, पिक्स हैं, मेरे साथ वो हम चल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बैठ रहे हैं। 3:30 बजे तक मेरे साथ शबीर तनोली साहब रहे, खालिद अवान साहब रहे, वो झगड़े के बाद आए थे खालिद अवान साहब। तो शाम को FIR में लिखा हुआ है शबीर तनोली भी झगड़े में शदीद ज़ख्मी हो गए। ओ भाई, तुम किधर ज़ख्मी हुए? तुम तो मेरे साथ रहे हो, ठीक ठाक चल फिर रहे हो, तुम्हारी वीडियो बनी हुई है, तुम्हारी तस्वीरें बनी हुई हैं। तो ये एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ साजिश हुई है और इंशाल्लाह ये साजिश जो है यही हम कामयाब नहीं होने देंगे। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आपको बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमने आज शेयर की। आमिर मुगल साहब थे आज हमारे साथ। जो भी इस तरह के मसाइल होते हैं, हमारी कोशिश होती हैं उसमें हम अपनी आवाम के शाना बशाना साथ खड़े हों, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो उसके साथ भी हम खड़े होते हैं। देखिए, जहाँ बात हक़ की होगी वहाँ पे हम लोग ज़रूर साथ खड़े होंगे। इसके साथ ही राजा कामरान और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि हम जल्द से जल्द जो है कोरोना वायरस पे जो है वो काबू पा लेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि जब भी बाहर जाएं मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, और इसके अलावा घर में जब आएँ तो अपने वो ड्रेस जो है वो चेंज कर लें जो आप बाहर से घूम कर आ रहे हैं, तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों का ख़ास ख्याल रखें। राजा कामरान और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।